गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन फॉर 11th क्लास नीट एंड जेई पर्पज से। आप नोट कर सकते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ये एक्चुअल में बहुत ही एंशिएंट अरिस्टोटल टाइम से शुरू हुआ था। 16वीं और 17वीं सदी में जब चलती थी न्यूटोनियन फिजिक्स, वो कॉन्सेप्ट इसमें हम ले रहे हैं। और एक्चुअल में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो कॉन्सेप्ट में जिनका प्रयास रहा वो था गैलीलियो ने स्टार्ट किया। और इसने बताया कि कोई भी बॉडी मूविंग कंडीशन में है, वो विदाउट यदि नेट फोर्स जीरो है तो वो मूविंग पोजिशन में रहेगी। रेस्ट बॉडी में इस तरह की जो बातें होने लगी, तो इन लॉज को हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। देखो डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ और न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ हम इसमें पढ़ने वाले हैं। 3 नियम, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। देखो पढ़ने को हम इसको फर्स्ट लॉ पे हम कंसंट्रेट होते हैं। इसको बोलते हैं भाई लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, इसका जो कॉन्सेप्ट है ये लॉ ऑफ यानी इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन, इस तरह से 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। और ये लॉ क्या कहता है कि नेट फोर्स ऑन बॉडी जीरो देन रेस्ट बॉडी रेस्ट कंडीशन में रहेगी, और मूविंग बॉडी यदि नेट फोर्स जीरो है तो ये मूविंग पोजीशन में ही रहेगी, यानी मोशन में ही रहेगी। ये एक मीन्स इस लॉ को हम शॉर्ट में समझना चाहें तो यूं कह सकते हैं रेजिस्टेंस टू चेंज, रेजिस्टेंस ऑफर्ड इन चेंज ऑफ पोजीशन, कि बॉडी जो भी है अपनी पोजीशन में चेंज का अपोज करती है। तो हम यूं भी कह सकते हैं दैट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी which change the position itself, जो बॉडी अपने का अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, रेजिस्टेंस टू चेंज, ये भी कह सकते हैं। तो रेस्ट बॉडी रेस्ट कंडीशन में रह जाती है, मूविंग बॉडी मूविंग कंडीशन में ही रहेगी जब तक कि उन पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। इसके बहुत सारे आप एग्जांपल्स भी देख सकते हैं। जैसे मैं इनके एग्जांपल्स की बात करूं तो एग्जांपल्स में देखो, जब सडन गाड़ी चलती है तो उसके जो पैसेंजर्स हैं वो क्या करते हैं, पीछे की ओर गिरते हैं। यदि क्यों, पैसेंजर्स स्टेशनरी कंडीशन में थे, रेस्ट कंडीशन में थे, और सडन गाड़ी चलना शुरू होगी तो बॉडी रेस्ट में ही रहना चाहती है, उसका अपोज करती है, तो वो पीछे रहना चाहती है, गाड़ी आगे चली जाती है। ठीक है। और इसके यूज भी हैं। कंबल से डस्ट झटकनी हो तो हम कंबल को डंडे से मारते हैं, तो देखो डंडा मारने से कंबल आगे चला जाता है, डस्ट पार्टिकल पीछे रह जाते हैं, वो स्टेशनरी कंडीशन में ही रहना चाहते हैं, है ना। हॉर्स राइडर जो होता है, सडन यदि हॉर्स दौड़ने लग जाए स्टेशनरी से तो पीछे की ओर हॉर्स राइडर गिर सकता है। तो ये है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। एक अपन एक्सपेरिमेंट छोटा सा करते हैं, पानी का ग्लास लेते हैं, उस पर कोई कार्ड रखते हैं, उस पर कोई कॉइन रखा, हमने कार्ड को इस तरह से किया, कार्ड अलग चला जाता है, कॉइन ग्लास में गिर जाता है, क्योंकि कॉइन रेस्ट कंडीशन में था और अपनी पोजीशन का अपोज करता है उसी में। मैंगोज ट्री है, मैंगो के किसी ब्रांच को हम हिलाना शुरू करते हैं तो मैंगो अपनी जगह रहना चाहता है, वो अपोज करता है और ब्रांच आगे चली जाती है, इसलिए मैंगो हमें नीचे मिलते हैं। तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट नहीं होता, तो मैंगो ऐसे हिलाने से नहीं गिरते। बेर की झाड़ियों को हम हिलाते हैं, बेर नीचे गिरते हैं, तो बेर का नीचे गिरना हम झाड़ी को हिलाते हैं, झाड़ी आगे चली जाती है, बेर जो है वो उसका किसका अपोज कर रहा है, क्योंकि उन पर नेट फोर्स जीरो था, तो वो अपनी रेस्ट पोजीशन में रहना चाहते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट।
सेम इसी तरह इनर्शिया ऑफ मोशन के भी बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं कि हम ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन सडन ब्रेक लगाती है सडन, तो सभी सवारियां क्या होती है, आगे की ओर झुकती है। हम बॉल को फेंक के ऐसे पकड़ लेते हैं मूविंग ट्रेन में, क्यों, हमने यहाँ फेंका था तो ट्रेन तो आगे चली जानी चाहिए थी, लेकिन बॉल भी एक कांस्टेंट स्पीड से ट्रेन के साथ आगे बढ़ रही है, तो हम फेंकते हैं तो वापस बॉल हमारे हाथ में आ जाती है। तो ये है मोशन ऑफ इनर्शिया। इस तरह से डेली प्रैक्टिस लाइफ में बहुत सारी चीजें महसूस करोगे आप इसमें, है ना, रेस्ट ऑफ इनर्शिया की, इनकी, है ना। तो आप इनमें जो लो ऑफ इनर्शिया, इट मींस यहाँ एक चीज जो आपको मैं ध्यान दिला दूं, इसको अलग से आप नोट कर सकते हैं कि लो ऑफ इनर्शिया जो है, लो ऑफ इनर्शिया डिफाइन द फोर्स, डिफाइन द फोर्स, ये खास चीज और सिंपल सा है। फोर्स के बारे में बात करता है एक्चुअल में। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया डिफाइन द फोर्स। क्लियर। अब मैं बात करता हूं सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ ये क्या है भाई, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। एफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू हम क्या लेते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ इनर्शिया। और इसको एफ इक्वल टू के डीपी अपॉन डीटी भी लिखते हैं, लेकिन k इक्वल टू 1 होता है, इसलिए f इक्वल टू dt अपॉन dt लिख देते हैं। ये है लॉ ऑफ इनर्शिया, सेकंड लॉ ऑफ मोमेंटम। तो ये मोमेंटम का लॉ है। और यहां आप देखोगे, p इक्वल टू लीनियर मोमेंटम mv ले सकते हैं, इसलिए f इक्वल टू d अपॉन dt mv भी ले सकते हैं। मास इन जनरल कंडीशंस में कांस्टेंट लेते हैं, तो हम dv अपॉन क्या हो गया dt, और dv अपॉन dt क्या होता है, एक्सेलरेशन। अरे सर यही था कि ये जो आज तक आप f इक्वल टू m में पढ़ते आए हो वो क्या है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन, चेंज रेट ऑफ मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, और p इक्वल टू लीनियर मोमेंटम mv लेते हैं f इक्वल टू ma। तो यहां से हमें एक चीज क्लियर होगी कि ये फोर्स को डिफाइन करता है, लेकिन सेकंड law of motion gives the magnitude and unit of force, मैग्नीट्यूड और यूनिट ऑफ फोर्स की बात करता है। कैसे बात करता है भाई, ये देखो इधर ध्यान दो, हम बात कर रहे हैं सेकंड लॉ की। तो सेकंड लॉ में देखो F इक्वल टू ma, तो यहां से आप इन्हें निकाल सकते हो, मास किलोग्राम a मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को तो हम न्यूटन बोलते हैं। तो ये क्या करता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन की बात करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपके अच्छे से, क्लियर। तो ये हमें न्यूटन का सेकंड लॉ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट की बात करता है। अब हम थर्ड लॉ की बात कर रहे हैं। थर्ड लॉ जो है ये क्या है, एक्शन रिएक्शन लॉ। ये भी डेली लाइफ में आप फील करते हैं। लॉ को हमें लिखना हो तो क्या लिखेंगे, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। Every action has equal and opposite reaction. This is third law of Newton या third law of motion. Reaction समझ में आ गया। Every action has equal and opposite reaction. तो यहां मैं फिर एक पॉइंट जो अपने पास आया था वो यहां पे मैं क्या ले सकता हूं भाई, कि जो थर्ड लॉ है ये क्या है, पेयर नेचर ऑफ फोर्स, पेयर नेचर ऑफ फोर्स, इसकी बात करता है, पेयर नेचर ऑफ फोर्स। तो इट मींस सर आप ये कह सकते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों ही फोर्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं। फोर्स इसका क्वालिटेटिव, इट मींस इसको डिफाइन करता है। सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन क्वांटिटेटिव फोर्स की बात करता है, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट की बात करता है। और ये थर्ड लॉ जो है इसके नेचर की बात करता है, पेयर नेचर, कि जो फोर्स है वो पेयर में रहता है, युग्म में रहता है। ठीक है, और इसको भी बहुत आप फील कर सकते हैं थर्ड लॉ को, एवरी एक्शन हैज
इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हम जिस प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, हमारा वेट एक्शन नीचे है mg और प्लेटफॉर्म इसको क्या दे रहा है, रिएक्शन फोर्स, जस्ट इक्वल एंड अपोजिट। तो यहां एक चीज और ध्यान रखेंगे, एक और खास चीज क्या है, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स नेवर cancel to each other, never cancel to each other। ये क्या बात हुई सर, अभी तक तो हम ये पढ़ते आए हैं कि किसी भी बॉडी पर इक्वल और अपोजिट फोर्स होगा तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं। तो ध्यान दो, किसी बॉडी पर इक्वल एंड अपोजिट होगा तो कैंसिल कर सकते हैं। यहां हमें जो ध्यान देने की चीज है वो यही तो है कि ये किसी बॉडी पे नहीं, एक्शन एंड रिएक्शन always act on two different bodies, act on different bodies। ये एक बॉडी पर नहीं लगते हैं भाई, एक्शन और रिएक्शन हमेशा अपोजिट पर। अभी सर आपने बात की हमारा वेट और हम पर रिएक्शन, नहीं, हमारा वेट प्लेटफॉर्म पर लगता है और प्लेटफॉर्म द्वारा रिएक्शन फोर्स हमारे पे, तो फोर्स जो है बाई प्लेटफॉर्म है, समझ गए, अलग अलग बॉडी पर लगता है। देखो मैं बात कर रहा हूं इसके एग्जांपल की, देखो ये प्लेटफॉर्म है और यहां हमने कोई बॉडी रखी, तो यहां देख देना कि जो बॉडी का जो वेट है, इस बॉडी का जो वेट है mg ऑलवेज वर्टिकल डाउनवर्ड, लेकिन जो रिएक्शन फोर्स है ये नॉर्मल रिएक्शन किस पर लग रहा है, सरफेस, परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो ये हमने जो फोर्स लिया है mg, ये तो बॉडी का प्लेटफॉर्म पर और प्लेटफॉर्म द्वारा इस पर। फिर यही स्विमर की बात करें तो स्विमिंग इज पॉसिबल टू एक्शन, स्विमिंग इज द रिजल्ट ऑफ एक्शन रिएक्शन। स्विमर जो है, स्विमर जो दौड़ रहा है, तैर रहा है इधर, तो ये क्या करता है, अपने हैंड से जो फोर्स लगाता है, फोर्स ऑन वाटर, फोर्स ऑन वाटर जो एक्शन है, और वाटर जो है ये आपको आगे पुश करता है। तो आपने देखो फोर्स किस पे लगाया, वाटर पर, वाटर ने फोर्स किस पर लगाया, बॉडी पर। यदि हम इसी बात को करें कि जो बोटमैन होता है, बोटमैन हमने ले लिया, बोटमैन, बोट का जो ये क्या बोलते हैं, चप्पू बोलते हैं इसको, पेडल जो है इसका, तो पेडल जो फोर्स लगाता है ये क्या करता है, पुश टू वाटर, ये वाटर को पुश करता है, वाटर पर एक्शन करता है। और ये तो देखो जो ये है वाटर पर फोर्स लगा रहा है और वाटर जो है इस पर आगे की तरफ, तो ये है फोर्स या रिएक्शन, रिएक्शन बाय वाटर ऑन पेडल और बोट। तो ये बोट पर लग रहा है, ये फोर्स जो है बोट पर है, और बोटमैन द्वारा लगाया गया फोर्स है वो किस पर है, मोटर पर, तो बोट आगे बढ़ती रहती है। तो एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट है, बट वर्क किस पर करते हैं, टू डिफरेंट बॉडीज पर वर्क करते हैं। तो ये तीनों लॉ आपने समझ लिए होंगे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लॉ इजीली, है ना। फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया, सेकंड लॉ ऑफ मोमेंटम कह सकते हैं, चेंज रेट ऑफ मोमेंटम इक्वल टू फोर्स, और ये किसको बताता है, मैग्नीट्यूड को। थर्ड लॉ एक्शन एंड रिएक्शन लॉ को। अब मैं फोर्स को भी थोड़ा सा बात कर लूं। देखो बेटा, जो आप फोर्स की बात करोगे तो फोर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस, एक तो हम लेते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस, दो कैटेगरी में ले रहे हैं हम। एक ले रहे हैं कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, एंड सेकंड कैटेगरी ले रहे हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। देखो कॉन्टैक्ट फोर्स में हम लेते हैं नंबर 1 नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। सेकंड फोर्स इन स्ट्रिंग, रोड, पुली, इनकी बात करेंगे। और थर्ड फोर्स इन स्प्रिंग। तो ये सब कैसे कॉन्टैक्ट फोर्स है।
ग्रेविटेशनल फोर्स m1 और m2 किसी डिस्टेंस पर सिचुएट है तब फोर्स लगता है Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर, कॉन्टेक्ट में नहीं है, कुछ दूरी से अट्रैक्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसमें भी क्या होता है, Q1 एंड Q2 कुछ डिस्टेंस से ही अट्रैक्ट और रिपेल करते हैं कि Q1 Q2 अपॉन r का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो ये कुछ डिस्टेंस से कांटेक्ट नहीं करती बॉडी, यहाँ कांटेक्ट में होती है। तो दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं हम, कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। और फोर्स क्या है, पुश की फॉर्म में हो सकता है, पुल की फॉर्म में हो सकता है, या फिर एफर्ट्स भी क्या है, फोर्स है, उसको किसी को पुश या पुल करने का जो एफर्ट्स है वो भी एफर्ट्स भी क्या है, फोर्स है। ठीक है, इसकी यूनिट भी आप देखोगे, फोर्स की जो यूनिट देखोगे तो इसकी दो तरह है, एक तो फोर्स यूनिट ऑफ इनर्शिया से हम लेते हैं और एक ग्रेविटेशनल यूनिट लेते हैं, एक लेते हैं हम ग्रेविटेशनल यूनिट। तो फोर्स ऑफ इनर्शिया से जो लेते हैं ये तो MA यानी न्यूटन किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन और डाइन भी लेते हैं, जबकि ग्रेविटेशनल यूनिट होती है किलोग्राम वेट, किलोग्राम फोर्स ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब 1 किलोग्राम वेट, इसका मतलब कितना होता है 9.8 न्यूटन। बताओ 5 किलोग्राम वेट लिखा है, इसका मतलब कितना 5 × 9.8 न्यूटन। तो ये यूनिट कई बार लिखी रहती है, फोर्स की यूनिट है भाई, 9.8 से न्यूटन कर इनटू करके न्यूटन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अब हम बात करेंगे एक एक फोर्स को पकड़ेंगे भाई। अब हम ले रहे हैं नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स देखो भाई, ये जो है नॉर्मल फोर्स हम कैसे लेंगे। पहली बात तो नॉर्मल फोर्स हमेशा क्या लगता है भाई, ये एक्शन का रिएक्शन है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। नॉर्मल जो फोर्स लगता है ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस, ये ध्यान रहे भाई, हमेशा परपेंडिकुलर रहता है। देखो किस तरह से, आप कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूं। ये अपने पास कोई सरफेस है और सरफेस पर m मास का बॉडी रखा है, तो इसका वेट जो है mg वर्टिकल डाउनवर्ड, लेकिन फोर्स बाय सरफेस ये क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन इसके परपेंडिकुलर। देखो इसका अपन दूसरे एग्जांपल से समझ जाएंगे और अच्छे से, कि सपोज सरफेस हमारे पास इस तरह से है, कोई इंक्लाइन प्लेन है, बॉडी हमें यहाँ रखा, तो यहाँ रखा तो इस पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, mg ऑलवेज डाउनवर्ड। लेकिन ये mg हो गया, हम बात करें सरफेस की, सरफेस पे है, तो सरफेस द्वारा जो परपेंडिकुलर फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन वो ये m रहेगा। तो फिर इसको कौन बैलेंस करेगा, हम इस तरह से इसके कंपोनेंट लेंगे, ये mg है तो ये क्या रहेगा mg cos थीटा, और इधर क्या रहेगा mg sin थीटा। तो यहाँ ध्यान दिया हमने कि नॉर्मल फोर्स है इक्वल टू mg है, जबकि यहाँ पे नॉर्मल फोर्स है ये किसको बैलेंस कर रहा है, mg cos थीटा को। तो नॉर्मल फोर्स हमेशा किसके, इसके परपेंडिकुलर लेना है। देखो हमें ये इस तरह से सरफेस है, दीवार है मेरी, एक दीवार ले ली और दीवार पर हमने यहाँ एक सीढ़ी खड़ी कर दी, लैडर यहाँ पे लगा है, सीढ़ी खड़ी कर दी हमने। तो यदि हम इस पे कांटेक्ट पॉइंट पर, एक बात तो ये देखो, दो चीजें हमें ध्यान रखनी है इसमें। पहली बात कहाँ लगेगा, एट कांटेक्ट पॉइंट, और दूसरी बात क्या ध्यान रखोगे, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो यहां कांटेक्ट कर रही है तो हम इस सरफेस के 90 डिग्री पर फोर्स लगाने वाले हैं, इस सरफेस के साथ 90 डिग्री, सरफेस के साथ 90 डिग्री यहां रहेगा, तो सरफेस के साथ 90 डिग्री नॉर्मल फोर्स जो है हमेशा 90 डिग्री पर रहेगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स और देख सकते हैं हम। देखो कुछ एग्जांपल हम क्या ले रहे हैं कि हमें देखो सरफेस, यहां हमने ये देखा, इस सरफेस ये बॉल रखी, तो बॉल का वेट mg, और बॉल पर नॉर्मल रिएक्शन इसके जस्ट अपोजिट ये लग गया। लेकिन यही बॉल हम इस तरह से दो कॉर्नर्स के बीच में यहां बॉल रख देते, तो फिर कांटेक्ट पॉइंट तो ये है, यहां से
देखो कांटेक्ट पॉइंट ये है, यहां नॉर्मल जो रिएक्शन रहेगा वो देखो टुवर्ड्स द सेंटर, ये नॉर्मल जो रिएक्शन रहेगा टुवर्ड्स द सेंटर, ये नॉर्मल रिएक्शन है, जबकि इसका mg है इधर, तो ये फोर्स लग रहा है। समझ गए? इस तरह से सरफेस हो, देखो यहां बॉल रखी है तो कांटेक्ट पॉइंट ये है, तो ये नॉर्मल फोर्स लग रहा है और इसका mg इधर लगेगा। समझ गए? तो नॉर्मल फोर्स के लिए दो पॉइंट आपने ध्यान दे लिए, कौन कौन से? ऑलवेज at contact point, contact surface पर, and always perpendicular to surface। ठीक है, दो पॉइंट ध्यान रखोगे तो नॉर्मल रिएक्शन की बात आपको समझ में आ जाएगी। ओके, अब हम बात करते हैं, देखो स्ट्रिंग की बात करते हैं, स्ट्रिंग की बात करते हैं भाई। देखो स्ट्रिंग की बात करेंगे तो स्ट्रिंग में जो फोर्स लगेगा, इसमें जो टेंशन फोर्स रहेगा स्ट्रिंग का, मतलब हम बात करेंगे टेंशन फोर्स की, टेंशन फोर्स। तो टेंशन फोर्स में भी आप लोग दो बातें ध्यान रख सकते हो। एक तो हमेशा जो टेंशन फोर्स रहेगा अवे फ्रॉम द बॉडी, अवे फ्रॉम द बॉडी, अवे फ्रॉम द बॉडी। और दूसरी चीज स्ट्रिंग चेंज, स्ट्रिंग चेंज, टेंशन चेंज। ये दो कॉन्सेप्ट पकड़ लेना बेटा। आपकी टेंशन फोर्स का डायरेक्शन हमें चूज करना है, स्ट्रिंग चेंज इट मींस टेंशन चेंज। सेम स्ट्रिंग है जब तक टेंशन चेंज नहीं होगा। अरे यहां ध्यान दो कि हमने ये कोई डोरी से यहां से कोई एम मास लटकाया, तो एम मास लटकाएंगे तो mg हमेशा नीचे की तरफ काम करेगा। अब टेंशन फोर्स कोई कहेगा कि इधर लो या इधर लो, तो आप बेटा FBD किसका लोगे, फ्री बॉडी डायग्राम किसका लोगे, m का, जिसका कर रहे हो। तो अवे फ्रॉम द बॉडी, अवे फ्रॉम द बॉडी, अवे फ्रॉम द बॉडी, हमेशा इससे दूर। यदि मैं इसको टारगेट लूं तो ये भी हो जाता है, और जब तक स्ट्रिंग चेंज नहीं होगी फोर्स चेंज नहीं होगा। समझ में आई बात? बाय द वे देखो, आप बात करो कि मुझे